बढ़िया। तो मुझे भी लगता है कि संबंधों को एक व्यवस्था की मानसिकता से देखना, और उसमें भी जो भी बोल रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक उसका जुड़ना, वो एक महत्वपूर्ण भाग लगता है। वरना हम संबंधों को सिर्फ संबोधन के अर्थ में, अब इसे विश्वास मूल्य कैसे है, क्या है, स्नेह कहाँ है, ममता कहाँ है, तो उसको हम यदि व्यवस्था के मानसिकता से नहीं समझते हैं, तो एक इंडिविजुअल से सिर्फ हमको उसके साथ क्या पूरकता है वो समझ में नहीं आता है। तो पूरकता जो है वो बेसिकली एक बड़ी व्यवस्था से ब्रेक डाउन होते 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 एक छोटी व्यवस्था तक पहुंचना, और फिर उस छोटी व्यवस्था में पहले अपनी पूरकता को देखना। मतलब ये देखिए ना, कितनी सुंदर बात है। ये धरती अपने आप में इतनी बड़ी रचना है, और ये इतनी बड़ी व्यवस्था धरती बनी हुई है, लेकिन उसके मूल में जाके देखेंगे तो परमाणु व्यवस्था है। तभी जा करके ये धरती जैसी इतनी बड़ी रचना बन पा रही है। यदि परमाणु स्वयं में अपनी व्यवस्था नहीं हो तो धरती जैसी रचना बन ही नहीं सकती। तो इनफैक्ट परमाणु स्वयं में एक रचना है, वो एक व्यवस्था है। वो अपने में व्यवस्था रहते हुए अपने से बड़ी व्यवस्था अणु बनाते हैं। ऐसे अणु मिलकर के उससे और बड़े अनुरचित पिंड बनाते हैं। तब जाकर के धरती जैसी इतनी बड़ी रचना व्यवस्था में दिखती है। तो धरती इतनी बड़ी रचना जो एक व्यवस्था में दिखती है, उसके मूल में हर परमाणु जो है उस व्यवस्था में भागीदार है। तो हर एक परमाणु इतने असंख्य परमाणु व्यवस्था में बने हुए हैं, तब जा करके ये धरती व्यवस्था में बनी हुई है। तो इसी तरीके से मतलब हम कहें इस धरती की व्यवस्था में क्या हर परमाणु भागीदार है? क्या कहना बनेगा, हाँ या ना? इस धरती पर कोई भी एक परमाणु को ले, तो क्या लगता है वो इस पूरे धरती की व्यवस्था में वो भागीदार है या नहीं है? जी भैया है। है ना? वो व्यवस्था है, तभी उससे बड़ी व्यवस्था बनी है, उससे बड़ी व्यवस्था बनी है, उससे बड़ी व्यवस्था बनी है, और ये धरती तक एक बड़ी व्यवस्था बनी है। तो इसी तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि जब तक एक परिवार को एक व्यवस्था के रूप में हम नहीं देखेंगे, और ऐसे परिवार जब तक व्यवस्थित नहीं होंगे, तब तक उससे बड़ी व्यवस्था नहीं बनेगी। उससे बड़ी व्यवस्था नहीं बनेगी तो उससे और जो बड़ी व्यवस्था होते हुए ये जो हम लोग विश्व परिवार व्यवस्था कर रहे हैं वहां तक मामला नहीं पहुंचेगा। तो हमारी मानसिकता में तो होना चाहिए कि हम इस परिवार को एक व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो हमारा दृष्टिकोण ये भी होना चाहिए कि ये परिवार स्वयं में सिर्फ एक पूर्ण व्यवस्था नहीं है, वो अपने से बड़ी व्यवस्था के अर्थ में एक छोटी व्यवस्था है। वरना अभी भी समाज में देखेंगे ना, लोग परिवार में जीने का प्रयास करते ही हैं, परिवार में मूल्यों का निर्वाह करने का प्रयास करते ही हैं, परिवार में निर्वाह करने का प्रयास करते ही हैं। एक मिनट। है ना? तो ये समझना पड़ेगा कि मतलब ये जो हम संबंधों को पहचान रहे हैं उसको व्यवस्था के अर्थ में पहचानना, और छोटी व्यवस्था से लेकर के अपने चित्रण में वो बड़ी व्यवस्था तक रहना, तभी हमको क्या लगेगा कि मेरे जीने की जगह से परिवार नहीं है, ये पूरा विश्व ही हमारे जीने की जगह है। वरना अभी हम अपनी जीने की जगह को सिर्फ परिवार को ही मान के रखते हैं, एक छोटी व्यवस्था को ही हम मानते हैं कि यही हम इसी व्यवस्था के पार्ट हैं, और ये व्यवस्था उससे बड़ी व्यवस्था से कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है? ये उचित है? आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? आवाज आ रही है ना मेरी? जी भैया आ रही है। सोचिए ना, भैया मतलब अभी भी देख। भैया कनेक्टेड तो है ही हम। छोटी लेकिन व्यवस्था वो अपने से बड़ी वाली से सब बड़ी उससे बड़ी से सब कनेक्टेड तो है ही। लेकिन क्या समाज में ऐसा देखने को मिलता है क्या? नहीं भैया, हमें हमें ही नहीं पता था इससे पहले तो भैया। दर्शन से जुड़ने से पहले तो हम भी इस चीज को महसूस नहीं करते थे। वही ना। अभी भी देखें, समाज में आदमी परिवार को जीने की जगह मानता है, लेकिन समाज को नहीं मानता है, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं ला मानता है। बिल्कुल सही है भैया। अपने घर का कूड़ा गली में फेंक दो क्योंकि वो अपना नहीं है ना। बस बस। तो वो अपने जीने की स्थली क्या मानता है? सिर्फ वो अपना जो दो अपने चार घर पे कमरे क्या हैं आपके उसी को यहाँ। जीने की स्थली मानता है। जी। इस धरती को जीने की स्थली ही नहीं मानता है। तो धरती हम्म। कचरा हो, बर्बाद हो, है ना, ये खत्म हो जाए, इसको जीने की स्थली नहीं मानता। वो अपने घर को मानता है कि उसको शुद्ध हवा कहाँ मिले, जितने रूम में है वहां पर वो एयर प्यूरिफायर लगा ले, जी जी। है ना, उसको गर्मी लगे तो वो एसी लगा ले।
वो उतने ही जगह को अपने जीने की जगह मानता है, वो उससे बड़ी व्यवस्था में जीने का उसका चित्रण ही नहीं बनता है। ना तो प्रकृति के अर्थ में बनता है, ना ही मानव के अर्थ में बनता है। तो ये जो जो जीने की जगह को अपने में विशाल करना पड़ेगा, कि हमारे जीने की जगह सिर्फ ये जो हाँ हम रह रहे हैं वही नहीं है, वो बेसिकली पूरा अस्तित्व ही हमारा जीने की जगह है, और उसका एक छोटा सा पार्ट है जहां पर हम जी रहे हैं। तो हम एक छोटी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, तो वो अपने आप ही उससे बड़ी व्यवस्था में भागीदार होने लगता है। तो परिवार जैसे ही, परिवार के सभी सदस्य जो व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में जब भी स्थिर होंगे, तो परिवार अपने आप ही उससे बड़ी व्यवस्था परिवार समूह के लिए भागीदार हो जाएगा। तो जी संबंधों को बेसिकली एक छोटे परिवार के एक छोटे स्वरूप में पहचानना, लेकिन वो उससे बड़ी व्यवस्था तक कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है। वरना फिर हम क्या होते हैं, वो संबंध को व्यवस्था के स्तर पे ना पहचान के वो मोह और ये सब कहे ना, इसमें ही पहचान लेते हैं। मोह आसक्ति इसी में ही हमारा संबंधों का पहचान हो जाता है। तो वो सारा संबंध का पहचान मोह आसक्ति से वो प्रिय हित लाभ में ही सीमित रह जाता है। वो न्याय धर्म सत्य तक जा ही नहीं पाता। हम जो भी धन करते हैं, वो धन मोह आसक्ति बस वो प्रिय हित लाभ तक ही सीमित रहता है, स्वार्थ में ही रह जाता है। परार्थ परमार्थ दृष्टि ही नहीं बन पाती है। हम उस धन के उपयोग सदुपयोग पर हमारा दृष्टिकोण ही नहीं जा पाता है। जी भी। ठीक है। इसलिए जब भी मूल्य कह रहे हैं, तो मूल्य को व्यवस्था के में हमारी पूरकता के अर्थ में देखना आवश्यक है। तो जैसे हम अपने बच्चे के साथ कल हुआ ना, विश्वास मूल्य, स्नेह मूल्य, ममता मूल्य। तो जब हम उसके पोषण भी कर रहे हैं, तो उस पोषण में सिर्फ ये नहीं है कि ये मेरा बच्चा है इसका मैं पोषण कर रहा हूँ। इसके पोषण के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि ये इसका शरीर पुष्ट होगा, तो ये मानवीय व्यवस्था में भागीदार होगा। तो हमारी उसकी जो उसके लिए जो हमारा पौष्टिकता का जो ध्यान है, उसकी जो शरीर की जो स्वस्थता का जो ध्यान है, उसमें वो पूरा विश्व परिवार व्यवस्था तक ध्यान में है कि ये मानवीय परंपरा में भागीदार होगा। इस अर्थ में जो है इसकी शरीर की पुष्टि होगी, तभी तो ये व्यवस्था में भागीदार हो पाएगा। ये उस व्यवस्था में भागीदार होगा तभी तो ये इससे लेकर के पूरे विश्व परिवार व्यवस्था तक भागीदार होगा। इस मानसिकता में आना पड़ेगा। मैंने तो देखिए बाबा जी को देखा, जितने भी लोग आए बाबा जी के पास, बाबा जी ने सबका दोनों तरीके से पोषण किया। बाबा जी माता जी ने मानसिक और शारीरिक दोनों पोषण किया। और अपेक्षा इतनी ही थी, उनसे कोई प्रतिफल की अपेक्षा नहीं देखा मैंने। चाहे उन्होंने जैसे मेरे को रहने के लिए जगह भी दिया, अपना घर दिया रहने के लिए, खाने पीने को दिया, हर चीज दिया। और अपेक्षा क्या है कि मैं जो वो मेरे लिए जो वो कर रहे हैं उससे मैं प्रेरित होकर के व्यवस्था में भागीदार हो जाऊं। मत इतनी ही अपेक्षा है कि मुझ में व्यवस्था में जीने की प्रेरणा हो जाए। तो बेसिकली हर व्यक्ति के साथ जो भी वो निर्वाह कर रहे हैं, उसमें व्यवस्था की प्रेरणा होती है। तो अपने आप ही विश्व परिवार व्यवस्था में जो है वो भागीदार हो गए। वो सी डायरेक्टली नहीं हुए, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे माध्यम से विश्व परिवार व्यवस्था तक वो उनकी कल्पनाशीलता में मैं हमेशा देखता था। वो एक व्यक्ति के साथ निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के साथ निर्वाह में वो पूरा विश्व जो है वो समाया हुआ दिखता था मुझे। आज के दिन तो पूरा क्लियर दिखता है। हम अभी बहुत, जब व्यक्ति के साथ निर्वाह कर रहे होते हैं तो हम उस व्यक्ति को ही सिर्फ ध्यान में रखे रहते हैं। हम उससे बड़ा हमारे चित्रण में आ ही नहीं पाता है व्यवस्था। तो हमारे दृष्टिकोण को, संबंधों को व्यवस्था के मानसिकता से देखने का आवश्यकता है। परिवार में जो भी हम संबंधों को पहचानते हैं उसको व्यवस्था की मानसिकता से पहचानने की आवश्यकता है। कि परिवार एक छोटी व्यवस्था है, लेकिन वो सबसे बड़ी व्यवस्था नहीं है। वो विश्व परिवार व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है ना। तो मेरी पूरकता इस परिवार के से होते हुए विश्व परिवार तक है। तो मेरा जो संबंध है सिर्फ इस परिवार के लोगों से नहीं है, ये पूरे विश्व तक मेरा संबंध है। मेरी जीने की जगह ये सिर्फ परिवार नहीं है, पूरा विश्व मेरे जीने की जगह है। तो ये जो हमारे संबंधों में जो मोह आसक्ति है ना, उससे हम संबंध को जो पहचानना चाह रहे हैं उसकी जगह हम व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचान पाएंगे। वरना अभी सारे संबंध जो हैं वो मोह आसक्ति वाले ही सारे संबंध हो जाते हैं। बताइए आप लोग इस पे क्या सोचते हैं।
भैया बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने को भी देखूं तो मैं भी शायद अभी इतनी दूर तक की नहीं सोच पा रही, क्योंकि पहले तो मेरे अंदर ये भाव आएगा तभी मैं किसी सामने वाले से अपेक्षा रख पाऊंगी। है ना दीदी, यही है। ये जो बेसिकली व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में आना, परिवार को एक व्यवस्था के स्वरूप में देखना, और वो व्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था नहीं है, वो एक बड़ी व्यवस्था का एक छोटी छोटा सा वो व्यवस्था है। उस अर्थ में देखने से हमारे संबंधों को देखने की दृष्टि ही बदल जाएगी। ये संबंधों में जो बेसिकली ये जो मोह है, अधिमूल्यन है, अवमूल्यन है, वो सबसे हम बच जाएंगे। वरना कहीं ना कहीं आसक्ति मोह में रहते ही हैं। हमारे बच्चे का अच्छा हो जाए, है ना, बाकी संसार का अच्छा ना हो लेकिन अपने बच्चे का अच्छा हो जाए। वो पता ही नहीं चलता है कि हमारा बच्चा और संसार जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है। मोह बस हमारे बच्चे का अच्छा हो जाए, हमारे बच्चे को सब कुछ मिल जाए, संसार को मिले या ना मिले। सारा धन कमाए, हमारे बच्चे को वो भोगने को मिल जाए, संसार को ना मिले। ये सभी क्या है? ये बेसिकली हम यदि व्यवस्था की मानसिकता में नहीं है तो हमारा यही होता है। ये जो मान्यता वश जो हम मोह आसक्ति है, इसी में ही हम उलझ जाते हैं। अभी उसका कारण है क्योंकि समाज में यही चल ही रहा है। तो समाज में यही चल रहा है तो समाज के जो है मान्यताएं वो हमारे अंदर भी आ जाती है ना। जी भैया जी। नहीं भैया, मैं अभी ना, जैसे मैं एजुकेशन में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, तो मैं वहां पर, मैं पूरा मेरा प्रयास रहता है बच्चों के साथ कि मेरे स्कूल में जैसे जितने भी टीचर्स हैं, कि मैं पूरा, मेरा मोटिवेशन यही रहता है बच्चों के साथ कि ये बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे अगर कितने भी पढ़ जाएं लेकिन रहना तो इन्हीं बच्चों के साथ है। समाज तो मिलके ही बनाएंगे, आने वाली पीढ़ी रहेगी तो इन्हीं बच्चों के साथ। अगर ये बच्चे ठीक से अगर समझदार नहीं बन पाए, ठीक से एजुकेशन नहीं ले पाए, तो जो समाज में दंगा है, आजकल हम सेफ नहीं समझते अपने आप को समाज में। जैसे मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में सारे बच्चे मुस्लिम हैं, 1500 बच्चे मेरे स्कूल में हैं, और सारे बच्चे मुस्लिम हैं। तो मेरा उन बच्चों के प्रति इतना ज्यादा वो है कि मैं इनको किसी तरह से अच्छे से शिक्षा दे दूं। मैंने अपने स्कूल में शुरू किया है भैया, अ, अभी अप्रैल से तो मैंने वीकली शुरू करी है बच्चों के लिए, और टीचर्स उनके पेरेंट्स के लिए भी सेशन, ये अपने जीवन विद्या वाले, कि अगर मैं अगर मतलब कम्युनिटी को या मेरे सोसाइटी के मेरे बच्चों को, इन बच्चों को अगर मैं अच्छे से ये वाला जीवन विद्या वाला दर्शन सा मैं करा पाती हूँ, तो ये मिलके ही मेरे बच्चे और ये बच्चे मिलके समाज बनाएंगे अगली पीढ़ी को। मैं सोचूं कि मेरा बच्चा तो पढ़ जाए और इन बच्चों को मैं ना पढ़ाऊं, तो फिर तो जीना तो मेरे बच्चों ने भी इन्हीं बच्चों के साथ है ना। तो मेरा बच्चा भी सुरक्षित तो नहीं हो सकता, ना मेरा बच्चा सुखपूर्वक जी सकता है जब तक ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो वहां तो भैया मेरा पूरा प्रयास है। बिल्कुल बढ़िया है दीदी, अच्छा है। अपनी यही है मतलब, जो ये जो इसका संबंधों को हम व्यवस्था के अर्थ में समझने लगते हैं तो हमारे स्वार्थ से दृष्टि परार्थ और परमार्थ तक जाती है। उसी से ही होगा। वरना हम संबंधों को यदि सिर्फ वो मान्यता बस मोह और इसमें समझने का प्रयास करेंगे तो वो हमारा परार्थ दृष्टि परमार्थ दृष्टि हो ही नहीं पाता। हम स्वार्थ दृष्टि में ही रह पाते हैं। और स्वार्थ दृष्टि का मतलब ये है कि जो हमारे, जो भी हमने धन अर्जित किया है, जो भी हमारी संपदा है, उसको भोगने का अधिकार सिर्फ हमारे परिवार वालों को ही है। हम उससे बाहर लोगों के लिए सोच ही नहीं पाते। बढ़िया। उसमें बाकी लोगों का भी क्या सोचना है, थोड़ा हम लोग भी कुछ रख दें। बताइए। जी नमस्ते भैया। नमस्ते दी। अभी का चर्चा बहुत ही सुंदर है, पहली बार इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से कनेक्ट हुआ है ये चीज कि संबंध क्या है। संबंध की परिभाषा जानते ही नहीं थी मैं अच्छे से बिल्कुल। अभी भी वो कैसे ना, स्वयं में ही देखने का, स्वयं के परिवार में देखने का ही वो जो हमारा आदत बन चुका है, उससे निकल के थोड़ा बाहर आके सर्व शुभ के अर्थ में, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में और अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जो आपने डिक्लेयर अभी वो क्लियर किया, बहुत ही सुंदर लग रहा है वो, जो परमाणु से जोड़ के कि परमाणु, एक एक परमाणु कैसा व्यवस्था में भागीदार है, और बड़ी व्यवस्था में वो हमेशा नित्य है, वर्तमान है, कार्यरत है, उसका चल ही रहा है, निरंतरता के अर्थ में बनाए
बनाए रखने के लिए इस धरती को, विश्व को पूरे। और मतलब हमारा एक परिवार का स्वरूप फिर बाबा जी ने पूरा एक सा कुछ डिजाइन किया होगा ना कि एक परिवार कैसा होना चाहिए। तो उसको थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा डिटेल से बताएंगे भैया जी आप, कि एक परिवार का स्वरूप क्या होना चाहिए फिर इस बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए अर्थ में। वही तो, एक परिवार का स्वरूप क्या होना चाहिए उसको सिर्फ हम आइसोलेशन में समझेंगे तो नहीं होगा। हमको परिवार को भी समझना होगा और विश्व परिवार को भी समझना पड़ेगा। और ये जो बाबा जी ने 10 सोपान किया है उसको भी समझना पड़ेगा। तो व्यवस्था का मतलब क्या क्या है, उस व्यवस्था में क्या क्या जो है मतलब जिम्मेदारियां होंगी। तो मूलतः जो व्यवस्था को उन्होंने जो डिवाइड किया कि उसमें 5 जो है, शिक्षा संस्कार व्यवस्था है ना, उत्पादन विनिमय व्यवस्था, न्याय सुरक्षा, न्याय व्यवस्था सुरक्षा, विनिमय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम सुरक्षा, ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सभी जो पांचों आयाम हैं, इसको हर लेवल पे, परिवार से लेकर के परिवार समूह, ग्राम ग्राम समूह से लेकर के विश्व परिवार तक, हर हर स्तर पे इन पांचों व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना ही व्यवस्था का स्वरूप है। उसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने में ही जो है ये संविधान और ये सभी चीजें आ जाएंगी। आप देखिए ना, मानव के जीने के लिए जो भी आवश्यक है इन पांचों में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? शिक्षा संस्कार, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य संयम, न्याय सुरक्षा। बताइए इसके अलावा मानव को और क्या चीज की जरूरत है? नहीं लगता तो नहीं है, यही चाहिए। अभी भी आप परिवार में क्या करते हैं, देखिए ना। देते हैं, हाँ शिक्षा देते हैं, उत्पादन करते हैं, है ना, हाँ, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। और उसके बाद न्याय करने की कोशिश करते ही हैं हर किसी के साथ। बस। ठीक। और इससे ज्यादा बात क्या करते हैं नहीं परिवार कुछ। में? इतना ही करते हैं ना। हाँ। अभी देख रहे हैं परिवार में हम क्या क्या करते हैं, इससे ज्यादा कुछ और करते हैं क्या? नहीं, संकुचित होके रह गए हम लोग बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ अपने ही बारे में बहुत सोचते हैं। ये विषय तो भी 5 आयाम अगर ये है भी तो व्यवस्था के, परंतु हम अपने ही लिए बहुत सोचते हैं ऐसा कि बस मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, बस इसके बाहर का दायरा तो मुझे लगता है कि हर परिवार का होता ही नहीं है सोचने का। कोई वही समाज वही सेवी अगर है तो वो करता वो है ना, तो वो भी वो मान समुदायवादी वो मान्यतावश है। वो मान। मान्यतावश है ये अभी हम जैसे एक बच्चा आता है ना, तो मैं बच्चे में ये नहीं देखता हूँ कि उसमें इतना ज्यादा वो रहता है कि हाँ। मतलब मेरे माँ बाप हैं या ये हैं। वो बाकी लोगों पर भी विश्वास करता है, उनके हम्म। साथ भी बच्चा जो है विश्वास पूर्वक ही जीता है। अपनापन हम्म। वो दिखाता ही है। छोटे बच्चे में देखिए ना, वो ठीक है, मतलब माँ से ज्यादा उसका जो पोषण होता है उस अर्थ में है, लेकिन वो दूसरों के ऊपर भी विश्वास करता है। उसमें ठीक। अपना पराया का दीवाल बच्चों में बहुत कम दिखता है जितना बड़ों में दिखता है। ये तो मानना पड़ेगा, अपना पराया का दीवाल जो है हम वो नहीं देते बच्चों हैं। में कम हाँ रहता है, हम बहुत कम देते रहता है। हैं, जैसे देते जैसे आयु हैं। बढ़ते जाती है, आप रख दीजिए ना एक जगह जो है, मतलब 1.5-2 साल के बच्चों को रख दीजिए, जी। अलग अलग मतलब बैकग्राउंड से आए हुए, अलग अलग मतलब उनके फैमिली स्टैंडर्ड हो, अलग अलग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से हो, उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक दूसरे के साथ बहुत जो है घुल मिल के खेलेंगे। हम्म। लेकिन यदि आप 10 साल के बच्चों को रख दे, अलग अलग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के ये सब, उनमें वो डिफरेंशिएशन दिखने लगेगा, वो अपने जो है स्टैंडर्ड के लोगों को ढूंढेंगे। 20 साल 25 साल हो जाएगा तो और ज्यादा हो जाता है, अपना पराया का दीवार और ज्यादा बन जाता है। तो बेसिकली ये जो हम अभी हमने जो अपना पराया का दीवार बना है, उसका कारण हम नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं होना वो है। इसलिए हम्म। देखेंगे जो बाबा जी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया परंपरा के ठीक होने पर, कि परंपरा ठीक होगा तो आदमी ठीक होगा ही होगा। तो क्या? अब ये ठीक होगा कैसे अभी? तो जो हम जुड़ रहे हैं, हम ठीक होना शुरू हो, तो हम परंपरा के ठीक होने में भागीदार हो ही जाएंगे। अब परंपरा ठीक होगी तो हम, जो हमारे आने वाली पीढ़ी होंगी वो भी ठीक होंगे। हम्म। तो इतना ही काम करना है कि हमको जो ठीक लगना शुरू हुआ इस दर्शन में, उसके अनुसार जीना शुरू करना पड़ेगा। जी। है ना? आज मैं ऐसे, हाँ मुझे पता था आज आपकी क्लास है। कल तो मैं जुड़ नहीं पाई थी, लास्ट 5 मिनट कुछ तो जुड़ी, परंतु आज मुझे पता था कि आप आओगे करके। तो मैं मूल्यों को देख रही थी, तो मूल्यों के ऊपर मेरा बड़ा ध्यान जा रहा है कि मूल्य क्या है। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, गौरव, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, प्रेम और कृतज्ञता, आज इसको मैंने लिखा। तो ये भाव हमारे अंदर जरूर बना रहता है, परंतु इसके अर्थ में हमें करना क्या है वो हम मुझे क्लियर नहीं था उस चीज का।
तो आज मैंने सबकी परिभाषा जो है बाबा जी ने जो दी है, उन सबको मैंने जब देखा ना, तो फिर मेरे मैं तो हिल जाती हूँ कि देखो, भाव रखना एक अलग बात है, पर क्रिया रूप में उसको एक्टिव कैसे करना है, जो मैं शायद कल भी मैंने पूछा था कि विश्वास एक्टिव कैसे होता है। मेरे अंदर वो है, पता है मुझे कि विश्वास मुझे रखना चाहिए। हमारे एटलीस्ट मेरे परिवार से तो मैं शुरुआत करूँ कि मेरे परिवार में मुझे 100% विश्वास रखना ही चाहिए। बट वो मैं एक्टिव क्रिया रूप में कैसे लाऊंगी उस चीज को? तो आज मैंने पूरे एक एक उसका बाबा जी ने जो अर्थ दिया है उसको निकाला मैंने। तो बाप रे, ये तो बहुत विस्तृत अर्थ है इसके तो। जो वही वही। हमारा तो देखने का नजरिया सिर्फ मेरे मेरे तक ही सीमित था, मैं और मेरे परिवार तक, या फिर मेरे जो देवर देवरानियां हैं, मम्मी पापा का घर है, वहीं तक था मेरा अभी तक भाव ये बना। और पर एक्टिव कैसे करना है उस चीज को, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता जो कह रहे हैं ना, तो वो मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको। परंतु आज जब मैंने इन शब्दों का, जब परिभाषाओं को जब पढ़ा मैंने, तो फिर मैं हिल गई कि मेरा सोचना फिर गलत था। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ देखिए। के अर्थ में नहीं था, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में नहीं था मेरा विश्वास, मेरा सम्मान भी नहीं था, मेरे अंदर स्नेह भी नहीं था। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एक कहते कि स्नेह की परिभाषा उन्होंने कही है बाबा जी ने कि परस्पर समान अभ्युदय, परस्पर समान अभ्युदय, निश्रेयस अर्थात जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए सहज स्वीकृति और प्रतिज्ञा, ये स्नेह की परिभाषा है। हमें हमें तो पता ही नहीं था ये स्नेह की परिभाषा है करके। हम्म, आज मैंने इसके ऊपर अभी 1-2 घंटा बैठ के काम किया, तो वो पूरा खुल गया। फिर मैंने कहा नहीं, इसको खोल के देखना बहुत आवश्यक हो गया है कि इसके अंदर लिखा क्या है, बाबा जी कहना क्या चाह रहे हैं। तो बिल्कुल दीदी, बहुत बढ़िया, यही आवश्यक है। जी। हमें जिज्ञासा बनना, उस जिज्ञासा के अनुसार जो है दर्शन में क्या लिखा हुआ है उसको शोध करना, यही हम्म। एकमात्र उपाय है। तो जो आप में ये, अब जो ये जिज्ञासा भी इसके अनुसार दर्शन में, इसको खोज के शोध कीजिए कि बाबा जी ने क्या लिखा है। हम जितना जी। शोध करेंगे हमको उतना स्पष्ट होगा। जी। दर्शन को शोध करना ही पड़ेगा, आप हम सब लोगों को शोध करना पड़ेगा, हम्म। तो तभी वो परस्पर स्पष्ट समान होगा। अभ्युदय, परस्पर समान अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान जिसे कह रहे हैं हम, है ना, वो वो स्नेह है। वही ना, अभी हम लोग सुने को क्या है, किसी को प्यार से पुचकार देना, कुछ ये कर देना, इसी कुछ नहीं मानते हैं। हम लोग बेसिकली बाबा जी के जितने मूल्य हैं ना, हम उनको संवेदनशीलता में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जी। जी। बिल्कुल। है ना। और जबकि हम्म। बाबा जी संवेदनशीलता की जगह संज्ञानशीलता के संदर्भ में वो सारी चीजें लिख रहे हैं। हम्म। इसलिए हमको पकड़ में नहीं आता बाबा जी का। हम मुझे संवेदनशीलता में वे, हम्म। स्नेह का मतलब कोई भूखा है उसको खाना खिला दिए, ये स्नेह हो गया। हम्म। मतलब कर्तव्य को, संवेदनशीलता को ही हम जो है मूल्य के रूप में देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो हम दर्शन को जब पढ़ते हैं तो वो दिखता है कि ये संवेदनशीलता की सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये संवेदनशीलता से ज्यादा संज्ञानशीलता की बात हो रही है। ये विश्व परिवार व्यवस्था की बात हो रही है, एक बड़े सहस्तित्व की बात हो रही है। और अंत में आप देखेंगे जो कल बात हो रही थी ना, कि वो विश्वास से लेकर के अंतिम जो प्रेम मूल्य के बारे में, वो जी। दर्शन में, अनुभव दर्शन में लिखा हुआ भी है। अंतर्यामी में बोध मात्र होने से पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में स्वीकारता है, फलता अनन्यता पूर्वक जीता है। तो ये जो हमें हमें जो ये बेसिकली अपनापन के साथ जीने का जो एक तरीके से आ, प्रवृत्ति बन रहा है, उसका फैलाव विश्व परिवार तक कब होगा? जब हमें वो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मानुभूति होगी, तभी होगा। अभी देखिए ना, अभी सिंपल सा चीज देखें, हम किसको अपना मान के जी पाते हैं? जो हमको अपना मानता है। जो हमको अपना नहीं मानता है, क्या हम उनको साथ अपनापन के साथ जी पाते हैं क्या? बाहर को छोड़ दे, परिवार में ही देख ले। परिवार में ही अपने हैं ना, चाचा चाची, भाई बहन, ताई, बहुत सारे लोग हैं। उसमें से पता चल जाए कि कोई व्यक्ति हमको अपना नहीं मानता है, क्या उसके बाद भी हम उनके साथ अपनापन का भाव रख पाते हैं क्या? भाव अंदर तो नहीं बना रहता है, परंतु आमने सामने आते हैं तो निर्वाह तो मतलब थोड़ा बहुत जो भी फॉर्मेलिटीज वो तो निभा ही लेते हैं। वही वही वही। तो अंदर से नहीं, हाँ, स्वीकृति नहीं होती है उस व्यक्ति के प्रति, सही बोल रहे हैं आप।
वो बेसिकली एक तरीके का हम लोग भी एक्टिंग करते हैं, जैसे मूवी में एक्टिंग एक्टिंग करते हैं, की। हम भी एक्टिंग अभी करते नहीं, हैं। अभी नहीं। है ना? मानसिक में कुछ होना, कायिक में कुछ और दिखाना। जी। बिल्कुल। तो ये यही समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं क्यों है, मतलब हम अपनापन कब रखेंगे, जब सामने वाला अपनापन रखता है। अपने हम्म। बच्चों शक से नहीं होता है। बहुत सिंपल सा भाई, उतनी दूर छोड़ दीजिए ना, माता पिता भाई बहन, इनके साथ भी अपनापन नहीं रह पाता है। इसकी निरंतरता है क्या? किसी दिन चलता है कि भाई हमारे बच्चे हमको अपना नहीं मानते हैं, या हमारे भाई हमको अपना नहीं मानते हैं, तो हम उनके साथ हमारा अपनापन वहां भी नहीं रहता है। मैं तो जहां जिस जगह से हूं, वहां तो देखा देखा ही हूँ बहुत ये। हम्म। हमें उनका प्रेम प्यार और कुछ चीजों का आदान प्रदान होता है, वो अच्छा लगता है। पर कभी कुछ अगर कठोर बोल देंगे तो हम तुरंत विरोध में चले जाते हैं उनके। वही ना, तो मतलब हमने अभी बेसिकली जो भी हमारा जो अपनापन है वो अनुकूलता के आधार पर है। थोड़ा सा भी हाँ। प्रतिकूल लगा, मेरे अनुसार सामने वाला आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ, हो गया काम खत्म, हम्म। वो अपना नहीं है। थोड़ा सा भी फिर प्रतिकूल अपना हुआ। अपमान कर दे, है ना, अपना हाँ, अपमान कर दे, या फिर मतलब ऐसा होता है ना परिवार में कि नीचे दिखाया जाता है, अपमान किया जाता है, स्पर्धाएं होती हैं परिवारों में, है ना। तो भाव भाव बदलते रहते हैं, और वो पूरे जीवन भर की दुश्मनी मन में पाल के रखते फिर एक दूसरे के प्रति, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब वही ना, इसको समझना पड़ेगा ना कि भाई मतलब हमारे में दूसरे पर हमारा अपनापन हमारे से डिसाइड नहीं हो रहा है, वो सामने वाले से डिसाइड हो रहा है। हम्म। मैं तो जैसे अपना बता सकता हूँ कि मैं जिस जगह से हूँ वहाँ तो मतलब माता पिता, हाँ न, बच्चे के साथ भाई के साथ मतलब बहुत ही दूरी है। अपनापन क्या, वहाँ तो द्वेष तक हो जा रहा है। बाकी आप लोग बताएंगे कि भाई बाकी आप लोग जिस समाज में रहते हैं वहां पर क्या हालत है। क्या वहां पर मानवीयता रह पा रही है अपने स्वजनों के बीच में भी, जिनको अभी जिसको कहते हैं ब्लड रिलेशन, जहां पर सबसे ज्यादा है, क्या वहां पर भी ये हो पा रहा है क्या? हम्म। क्या लग रहा है, आप लोग बताएं। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है कि अपनापन वहां पर भी हो पा रहा है उतने भैया छोटे? अपनापन तो भैया कहीं नहीं नहीं, हो पा भी नहीं नहीं दिख हो पा रहा भैया। रहा, नहीं अपनापन हो तो पा रहा है ना? नहीं। हम्म। और ये बड़े ही विडंबना की अपने, बात है कि कहीं हाँ, भी परिवारों अपने के मतलब बीच में। जो भाई बहन एक थाली में खा के बड़े हुए हैं वहां पर भी खत्म हो गया भैया। वहां पर सब भी धीरे नहीं। धीरे वहां भी धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। वो इसका कारण क्या है, उसको कारण को ढूंढना पड़ेगा ना। जी भैया। कारण क्या है, क्यों नहीं है अपनापन? रूखा हो गया विश्वास है की दुनिया। विश्वास की कमी मुझे तो लगता है। विश्वास की कमी किसमें? आपस में ही है भैया। आपस में, वही इसको समझना पड़ेगा, आपस में जो विश्वास की कमी है उसका कारण क्या है। ये स्वयं में विश्वास ना होने से ही हो रहा है। हम्म। हर व्यक्ति जो अपनापन है वो दूसरे में ढूंढ रहा है। मैं अपनापन दूसरे में ढूंढ रहा हूं, मैं उसको अपना मानूं ये मेरे में है ही नहीं प्रवृत्ति। है ना? वो मुझे अपना मानेगा तो हम अपना मानेंगे, यदि वो मुझे अपना नहीं मानेगा तो हम भी अपना नहीं मानेंगे। ऐसा ही तो चल रहा है जी ना। भैया। जी भैया, जी भैया, बिल्कुल सही। इसको देख लेना चाहिए, अच्छे से जांचना चाहिए कि हम अपनापन कहाँ ढूंढ रहे हैं। इसका सारा कैलकुलेशन सब कुछ हम करते रहते हैं। तो बेसिकली स्वयं में पूर्ण होने की जब हमारे में अपेक्षा होती है, तो हमारे में परिमार्जन होना शुरू होता है। और फिर हम अपने में जो है पूर्ण होने के प्रयास में हम अपनापन के भाव को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ना कि दूसरा जो है हमको अपना माने उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। ये स्वयं में पूर्ण होने की अपेक्षा होगी तभी होगा, यदि स्वयं में पूर्ण होने की कामना नहीं है तो फिर हमारा वही मामला चलेगा। तो ये अपनापन और परायापन ना, ये संवेदनशीलता की जगह हम यदि संज्ञानशीलता की जगह पे आए, व्यवस्था की जगह पे आए, तो ये अपना पराया का दीवाल जो है ना काफी हद तक दूर होता है। यदि हम संबंधों को ये व्यवस्था के मानसिकता में देखने लगे, है ना, अभी जो हम जो मूल्यों का हमारे में आस्वादन होता है, क्या लगता है वो मूल्यों का आस्वादन होता है या नहीं होता है? अभी भी कुछ समय हमारे में मूल्यों का आस्वादन होता है ना? क्या लगता है?
अभी जैसे मन में तीन तरीके के आस्वादन कहेंगे ना, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। क्या मूल्य मूलक आस्वादन अभी हम लोगों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो मुझे लगता है वो एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए तो सारी गड़बड़ हो रही है। क्या बिल्कुल भी नहीं है? आ, क्या नहीं, एक कभी कभी होती है, कभी कभी मतलब, परंतु अभी तक जैसे यहाँ पे एक विश्वास मूल्य को जब मैंने देखा कल, उसकी जान मतलब वो तीन परिभाषाएं दी है बाबा जी ने इनकी, कि जो जैसा अर्थ है, जिसमें जैसा अर्थ है, उस जानकारी के पश्चात उसके प्रति उत्पन्न दृढ़ता ही विश्वास है। संबंध में मूल्य निर्वाह निरंतरता ही विश्वास है, और व्यवस्था में समझ समाधान की अभिव्यक्ति और संप्रेषणा ही विश्वास है। तो देखिए ना, इसका कितना विस्तृत अर्थ है इसका। तो क्या मैं है तो ये सब मतलब? देख के हिल जाती हूँ भैया जी अंदर से, कि ये क्या हो रहा है अपने साथ करके। मुझे ना मतलब हर मुझे लग रहा है कि ये क्यों अव्यवस्था आई, उसका रीजन ही ये दिखता है कि ये मूल्य ही प्रवाहित सो नहीं जा हो रहे सही तरीके से। हाँ, बाद में उठोगे, खाना तो खाओगे ना उठ के। हम मूल्यों को ना मूल्यों को प्रवाहित नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हम लोग मूल्यों को। वो ट्रांसफर होगा तब ना जब हमारे में होगा। हमारे में नहीं है मैम, हाँ मेरे में नहीं है, मैं एक तो क्योंकि मेरे में नहीं है ये सब चीजें। वही तो, वो बेसिकली वो स्वयं में ही स्थापित करने से अपने आप ही ट्रांसफर होता है ना। इसी को ही समझना होगा कि स्वयं में स्थिर कैसे होगा ये। इसी को बोल रहे हैं धीरता, वीरता, उदारता। धीरता का मतलब ही है न्याय में निष्ठा। अपने जीने के स्वरूप को स्थिर कर लेना, मैं तो न्याय ही करूंगा, चाहे सामने वाला न्याय करे या अन्याय करे। इसको बोल रहे हैं धीरता। अभी हमारा न्याय किस पे डिपेंडेंट है? सामने वाले ने मेरे साथ न्याय किया तो हम भी न्याय करेंगे, सामने वाले ने अन्याय किया तो हम भी अन्याय करेंगे। जैसे को तैसा। इसको न्याय थोड़ी कर रहे हैं अभी। न्याय को बेसिकली जो धीरता कर रहे हैं कि स्वयं में न्याय में स्थापित हो जाना, दृढ़ हो जाना। वो बाहरी दबाव पे डिपेंडेंट नहीं है कि सामने वाला न्याय करे या अन्याय करे, उसके अकॉर्डिंगली हम न्याय या अन्याय करेंगे। ये धीरता नहीं है। हम हर स्थिति में ही न्याय करेंगे। इसको धीरता कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हमारे में देखेंगे दीनता, हीनता, क्रूरता ही चलता रहता है संबंधों में। किसी से नाराज हो गए, किसी पर हम कुछ भड़ास निकालने लगे, किसी पर हम नेगेटिव सोचने लगे, है ना, कुछ हमने कुछ विश्वासघात कर दिया, तो हमारा स्वभाव ही अभी मानवीय नहीं हुआ है। नहीं ना, अभी तो जाके कहीं पता चला मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने से हम लोगों को कि हम हिंता धिनता क्रूरता मतलब में ही रहते हैं, ये पता चला मुझे तो, कि मेरे अंदर दीनता भी थी, क्रूरता भी थी, है ना। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ये सब चीजें। मुझे पहले तो मुझे पता ही नहीं था, इतनी भ्रमित अवस्था थी मेरी, कि यहाँ पे आने के बाद एटलीस्ट मेरी स्वीकृति हो रही कि हाँ मेरे अंदर हीनता थी, दीनता थी, क्रूरता भी थी, है ना। और मेरा पूरा सारा सुख जो है परतंत्रता में ही था पूरा। वो अब मैं सेंट्रिक हो चुकी हूँ यहाँ पे आके। और मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा इसको अपने अंदर स्थापित करने में, मुश्किल बहुत हो रही है अंदर से, घालमेल चलती रहती पूरे टाइम। परंतु अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो मैंने कल 3 स्टेप रखी थी ना, वो इसीलिए रखी थी कि या तो हम अविश्वास रखते हैं, या तो हम कभी कभी विश्वास करते हैं, या तो हम विश्वास करना चाहते ही नहीं है। और अगर मैं पूरा विश्वास रखूंगी ही, तो सामने वाले का अगर वो दिख भी रहा है आचरण में बदलाव, तो फिर मेरा भी विश्वास डगमगा जाएगा। ये भी मुझे डर लग रहा है यहाँ पर भी, कि मैं रखूंगी अभी सामने वाले के ऊपर विश्वास। मैंने मान लिया ना, मैं अब मतलब जान के मान रही हूँ इस चीज को, कि हाँ मुझे करना है ये मूल्य अपने अंदर स्थापित। मुझे कोशिश करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है उसको, कि नहीं मुझे रखना ही है, चाहे सामने वाला कैसा भी मेरे साथ प्रस्तुत हो जाए परिवार में। मुझे करना ही है अभी ये चीज, क्योंकि परिवार ही पहले प्रयोग भूमि रहेगी इसके लिए। तो मैं न्याय करूंगा ही, मैं अ, विश्वास करूंगा ही, मैं स्नेह करूंगी ही। तो ये स्थिरता जब तक मैं अंदर नहीं ला पाऊंगी, तो मैं कर भी नहीं पाऊंगी उस चीज को। परंतु आज देखा कि इनके तो अर्थ ही निराले हैं। ये तो पूरा अभ्युदय के अर्थ में पूरे अर्थ बताए बाबा जी ने। फिर मैं वहां पे आके फिर मेरा अटका हो गया कि अब क्या करूं मैं। इसलिए
नहीं नहीं, मतलब मुझे एक्चुअली लगा में कि वही है, अभी विश्वास करें ना करें वो दूसरी चीज है। दर्शन को हम्म, अच्छे से पढ़ा जाए, मुझे लगता है दर्शन को जितना अच्छे से पढ़ेंगे ना, वो हमको अपने आप ही मार्गदर्शन करेगा कि हमको कैसे किस दिशा में सोचना है, किधर आगे बढ़ना है। दर्शन को अच्छे से पढ़ा जाए, निष्ठा से पढ़ा जाए, मुझे लगता है। जी मुझे हाँ, लगता है चल कि रहे हैं। मैं 1.5 साल से पढ़ रही हूँ सभी के साथ, मीटिंग अटेंड करती हूँ, रेखा दीदी के साथ भी। हम्म, और जैसे आप वो देखते होंगे जो मूल्य चरित्र नैतिकता में, जैसे मानवीय आचरण को क्या बोले, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दया पुण्य कार्य व्यवहार। हम्म, दयापुर दया का डिफिनीशन क्या लिखा है उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन में ही, दूसरों के विकास के लिए यथासंभव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तक्षेप ना करना ही दया है। जी। इसके विपरीत में आचरण की द्वेष संज्ञा है। क्या सुंदर लिखा है उन्होंने, देखिए ना। हम्म, हम्म, दूसरों के विकास के लिए यथासंभव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तक्षेप ना करना ही दया है। इसके विपरीत में आचरण की द्वेष संज्ञा है। अब हमको ये बार बार स्मरण करते रहना पड़ेगा कि क्या हम हमारे व्यवहार में ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। परिवारों में भी हो पा रहा है क्या? परिवारों में भी हम कहाँ ये दयापूर्ण का व्यवहार कर पा रहे हैं क्या? हमें कहीं ना कहीं द्वेष हो ही जा रहा है। द्वेष में वो घृणा उपेक्षा सब आ जा रहा है। हम्म, जबकि क्या बोल रहे हैं, दूसरों के विकास के लिए यथासंभव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तक्षेप ना करना। कम से कम ये हस्तक्षेप तो ना करें। क्या विकास? भाई जैसे एक आदमी अजागृत है, भ्रमित है, उसको जागृति की प्रेरणा कैसे मिलेगी? हम उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करेंगे तभी तो उसको जागृति की प्रेरणा मिलेगी। भाई एक आदमी जो है मेरे साथ विश्वासघात करता है, उसको विश्वास करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? जब मैं उसके साथ जो है उसके विश्वासघात के पश्चात भी मैं जब उसके साथ विश्वास पूर्वक जीता हूं, यही उसके विकास में सहयोगी होना हुआ। उसको जो है ये दिखता है कि ये हमसे श्रेष्ठ है और यही उसमें प्रेरणा का काम करता है। इसी विधि से हम उसके साथ विकास में सहयोगी हो पाए। यदि हमने विश्वासघात हमने भी किया उसके विश्वासघात के बाद, तो हमने जो है उसके विकास में सहयोगी नहीं हुए। हमने उसका भी ह्रास किया, उसने हमारा ह्रास किया। अभी हम परिवारों में समाज में एक दूसरे का ह्रास ही कर रहे हैं। मैं एक हम्म, ही व्यक्ति को देखा जो आदरणीय नागराज जी है, मेरे विश्वासघात करने के पश्चात भी जो उन्होंने विश्वास का प्रदर्शन किया, आज के दिन वही मेरे लिए प्रेरणा है कि मुझे भी उनके जैसा जीना है। यदि उन्होंने विश्वासघात किया होता तो मेरे में शायद वो प्रेरणा नहीं बनी होती। लेकिन मेरे कितने भी विश्वासघात के पश्चात भी उन्होंने जो मेरे साथ हमेशा विश्वास का जो पालन किया, वही मेरे लिए प्रेरणा का काम किया। तो समझना पड़ेगा कि दूसरे के विकास में सहायक होने का क्या मतलब है। दूसरे के विकास में सहायक होने का इतना ही मतलब है कि उसको जो है जिस चेतना के स्तर पर वो है जी रहा है, उससे विकसित चेतना का उसमें चित्रण बन जाए। वो कैसे बनेगा? हमारे जीने से बनेगा। यदि हम उनसे ज्यादा विकसित चेतना में जी रहे हैं तो हमारे जीने से ही बनेगा। हम उनसे विकसित चेतना में आना ही नहीं चाहते। हम भी उन्हीं के चेतना में जी करके उनसे संघर्ष करना चाहते हैं। इसलिए किसी को किसी से प्रेरणा नहीं मिल रही, संघर्ष ही मिल हम्म, रहा है, द्वेष ही हो रहा है। जी। दया की जगह हम जो है द्वेष ही कर रहे हैं। जो मानवीय आचरण में वो बोल रहे हैं, हम वहां पर दयापूर्ण कार्य व्यवहार कर ही नहीं पा रहे हैं, वहां पर जो है द्वेष ही हो जा रहा है। और वो इतनी सूक्ष्म तरीके से होके चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता है। वो भावना इतनी जल्दी से आती है किसी की बदमाशी देख के, कि ऐसा लगता है कि अरे, हमारे साथ देखो इसने ऐसा किया। तुरंत अंदर से एक विचार आके बिल्कुल वो उस नहीं, भावना का चूरा चूरा मैं मचा क्या देता है। इससे ज्यादा बताऊं, भाई भाई के बीच द्वेष हो जा रहा है, माँ बच्चे के बीच में द्वेष हो जा रहा है। बहुत जी, दूर की संबंध तो छोड़ दीजिए, क्या भाई भाई के बीच में द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो माँ रहे, माँ और हो बच्चे के रहे। बीच में भी द्वेष हो जा रहा है। आप लोगों ने देखा है माँ और बेटे के बीच में द्वेष, बाप बेटे के बीच बहुत, में द्वेष? कितने लोगों बहुत। ने देखा है? मैंने देखा है अपने बेटे के अंदर, बेटी के अंदर। नहीं, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या लगता है इन इन संबंधों में भी दया पूर्ण का व्यवहार रह पा रहा है या वहां पर भी द्वेष हो जा रहा है?
कभी कभी करते वो लोग ऐसे हरकतें, फिर मेरा भी भाव बिगड़ जाता है। परंतु अब जब से दर्शन में आई हूँ तो हाँ, मैं स्थिरता की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, उसने उसका भले भाव बिगड़ा, वो परेशान है इसलिए उसका भाव बिगड़ा, नहीं तो वो भी पूरे टाइम वैसा नहीं रहता है ना। तो मैं भी उनको समझाती हूँ कि मैं भी पूरे टाइम तो वैसे नहीं रहती हूँ ना, अभी जैसे गुस्सा किया तुम्हारे ऊपर, कल तो मैंने नहीं किया था ना। तो फिर मैं उनको याद दिलाती हूँ इस तरह से कि मैं पूरे टाइम थोड़ी करती हूँ, जब आपकी तरफ से आते हैं तभी मेरी तरफ से वो होता है ना, एंग्री। तुम होते हो तो मैं होती हूँ, परंतु अब मुझे वो उसको करके रखना है उस चीज को कि नहीं, वो भले ही गुस्सा हो जाए, वो कुछ बोले, मुझे नहीं होना है, बस मेरा भाव बना रहे उसके लिए पूरे टाइम। कोशिश इसके लिए बहुत कोशिश करना पड़ रहा है, अपने से नहीं हो रहा है नहीं, कोशिश इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारा जीना आज तक उसके विपरीत रहा है। ये। इसलिए उसको नए ढंग के जीने के लिए हमको प्रयास तो करना पड़ेगा, नया अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी लोग बताएं, इसमें बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या उनसे हो भैया पा रहा है? भैया मेरा एक एक वो था आपसे हम्म। कि मैं कैसे उसको समझूं। जैसे मैं समाज में जो देख रही हूँ ना भैया, जैसे किसी भी घर में देवरानी जेठानी है, तो मान ले देवरानी को कुछ प्रॉब्लम हो गई या जेठानी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो दूसरा जो पार्टी है ना, लोग उसके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ इसका मतलब उसकी देवरानी ने कुछ करा दिया, या जेठानी पे हुआ तो देवरानी ने करा दिया, देवरानी हुआ तो जेठानी ने करा दिया। अगर बहन के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो भाई ने करा दिया, भाई के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बहन ने करा दिया। ये समाज में इतना ज्यादा हो चुका है कि इस चीज से कैसे भैया बाहर निकला जाए। अच्छा, ये इतने में क्या बाप बेटे माँ बेटे के बीच में भी आपने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं, माँ बेटे वाली बात मेरे मेरे सुनने में नहीं आई अभी तक। आप लेकिन तो हो वहां सकता है ये भी हो गई, हो सकता है हाँ, ये भी हो ही। मैं तो यहाँ तक भी सुना हूँ। बाकी लोग और बताएं, क्या माँ बेटे के बीच में भी, बाप बेटे के बीच में भी ये इस तरीके का द्वेष घृणा हो जा रहा है? बाकी लोगों का क्या कहना है? नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते। कितने एग्जाम्पल देखे हैं भैया मैंने, माँ बेटे के भी देखे हैं, बाप बेटे के भी देखे हैं। भयंकर, मतलब आपस में इतना क्लेश, किसी से बात नहीं करना, अलग रहना, सब देखा है हमने आसपास। अभी तो भैया लड़ाई, शायद देखो झगड़ा, युवराज सिंह झगड़ा ने कुछ लगा दिया अपने पिता पर, जो है वो आरोप, हाँ, ऐसा कुछ है? ये तो युवराज भैया सिंह ने बहुत लगाया बड़ा ना? एग्जाम्पल है। हम तो वहां जहाँ 30-30 साल से रह रहे हैं, वहाँ आसपास के घरों में देख रहे हैं। माँ बेटा माँ से नहीं बोल रहा, माँ, मतलब झगड़े वो इस लेवल तक पहुंच रहे हैं कि लीगल केस तक होने को जा रहे हैं। बताइए ना, कौन सा संबंध है जहां पर हमने ये छोड़ दिया? तो देखिए इसका, अभी ये बेसिकली मानव के, ये जो हमको स्टडी करना है कि ये क्या अनुचित हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो है मानव के जो जागृति क्रम का एक पड़ाव है। मानव हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, उसको इसकी चेतना का स्तर डेवलप होगा ही। कैसे डेवलप होगा? कि ऐसे जो बेसिकली विकसित चेतना संपन्न व्यक्ति हैं वही हमको ध्यान दिलाते हैं कि आप अविकसित चेतना में जी रहे हो, इससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ना तो बाप को मिल रहा है संतुष्टि, ना तो बेटे को मिल रहा है, ना माँ को मिल रहा है, ना भाई को मिल रहा है, ना बहन को मिल रहा है। द्वेष करके किसी को भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या? नहीं भैया, मुझे लगता है संतुष्ट तो कोई भी नहीं होता, दोनों ही पक्ष पीड़ित होते हैं। तो उसमें अब यही एक विकसित चेतना का आदमी आप ध्यान आकर्षण करा रहा है कि भाई इस चेतना में इस तरीके से जीते हुए किसी को भी सुख नहीं होगा। वो बता रहे हैं कि क्या है सुख का स्रोत, भाई चेतना विकास करना होगा, विकसित चेतना में संक्रमित करना होगा अपने आप को। कैसे करेंगे? तो इसके लिए पूरा ये जो उन्होंने अध्ययन अभ्यास विधि दे दी है, दर्शन को पढ़ना समझना, उसके अनुसार जीने का अभ्यास करना, यही एकमात्र उपाय दिखता है अभी वर्तमान में जो हम लोग कर रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं उसमें हम निष्ठान्वित रहे, इसी से ही हमारा भला है, दूसरा कोई भी हमारा भला नहीं होगा। दर्शन को पढ़ते रहना, उसको समझते रहना, उसको जीने में अभ्यास करते रहना। जैसे अभी बोल रहे थे दीदी ने कि उन्होंने उसको पढ़ा, मूल्यों को, भाई कैसे कैसे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ही अलग जैसे दिख रहा है। ऐसे ही जीने का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारी आवश्यकता बनेगी कि भाई विश्वास हम करना चाह रहे बन नहीं रहे, तो विश्वास है क्या चीज? तो विश्वास है क्या चीज, हम दर्शन में पढ़ने जाएंगे तो फिर इसका समझ में आएगा कि भाई ये है क्या, मूल्य है क्या। तो जो हम कर रहे हैं हमको यही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी 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 जो वातावरण है ना, अभी वातावरण इसके विपरीत है। अभी जो देखेंगे मानवीय परंपरा जो है और जो वातावरण है अभी,
अविकसित चेतना का है। ये जो अभी इस धरती पर देखेंगे, ये मैक्सिमम लोग अविकसित चेतना में ही जी रहे हैं, जीव चेतना को ही अविकसित चेतना कर रहे हैं। शायद ही कुछ इक्के दुक्के होंगे जो विकसित चेतना में जी रहे होंगे। तो हमको प्रेरणा तो समाज को देख करके प्रेरणा तो नहीं मिल रही। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो है ये दर्शन पहुंच गया। कोई एक जागृत मानव, विकसित चेतना का मानव जो है, उसके द्वारा लिखित ये जो दर्शन हमको मिल गया है, तो हमको सभी को कम से कम ये अनुमान तो हो गया है कि ये जो दर्शन है वो हमारे विकसित चेतना में सहायक हो सकता है, हमको चेतना विकास में सहायक हो सकता है। इस संकल्प को बना करके इसमें निष्ठान्वित होकर के बना रहा जाए, इसी से ही हम सभी का कल्याण है ना। क्योंकि बाकी हम समाज में जीने जाएंगे, फिर से यही आएगा, कैसे विश्वास करें। क्वेश्चन इसी पे आएगा, विश्वास कैसे करें, विश्वास करेंगे तो हम तो ठगे जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हमको समाज को देख करके अविश्वास करने की ही प्रेरणा मिलेगी, दर्शन को पढ़ के विश्वास करने की प्रेरणा मिलेगी। अब हम बीच में उलझ जाते हैं। समाज को देखें तो अविश्वास करने की प्रेरणा मिल रही है, अविश्वास में जीने की प्रेरणा मिल रही है। दर्शन को देख रहे हैं तो विश्वास में जीने की प्रेरणा मिल रही है। हम किस प्रेरणा को स्वीकार करें? हम जब दर्शन पढ़ते हैं तो हमको ये प्रेरणा को स्वीकार करते हैं, दर्शन को छोड़कर समाज को देखते हैं तो उस प्रेरणा को स्वीकार करते हैं। हम आंदोलन करते रहते हैं। तो होगा ये आंदोलन, ये आंदोलन होगा, इसमें कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही चीज है, दर्शन को पकड़ के रखा जाए, ये आंदोलन धीरे 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 एक तरफ मूव करता जाएगा, वो है दर्शन की तरफ। क्योंकि वो जो नियम कल हमने देखा कि हम विश्वास पूर्वक जी करके ही सुखी होते हैं, अविश्वास पूर्वक जी के दुखी होते हैं। तो जो समाज से प्रेरणा मिल रही है, वैसा जी करके हम कभी सुखी नहीं होंगे, हम दुखी ही होंगे। और ये जो दर्शन हमको जो प्रेरणा दे रहा है, उसको पढ़ करके वैसा जी करके हम सुखी होते हैं। इसलिए जो ये आंदोलन हो रहा है दोनों तरफ से ना, समाज से प्रेरणा और जो दर्शन से प्रेरणा, वो आंदोलन धीरे धीरे दर्शन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता जाएगा। और एक दिन जो है वो पूरी तरीके से दर्शन के अनुसार हम निष्ठान्वित हो जाएंगे, फिर हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उचित है ये। मैं भी इसी प्रोसेस में हूं। मैं भी कोई विश्वास पूर्वक पूरा हमेशा जी पा रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं भी आंदोलन कर रहा हूं। मेरे को भी लगता है कि ये आदमी ने, इससे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, है ना। तो उससे मेरा भी मन खराब होता है, मुझ में भी घृणा द्वेष का भाव आता है। फिर दर्शन पढ़ता हूं तो लगता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये दयापुण्य का व्यवहार नहीं है, ये धीरता नहीं है। तो फिर से उसको धीरता और दयापुण्य का व्यवहार में बदलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी आंदोलन कर रहा हूँ। और ऐसा आंदोलन करते हुए पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ कि मैं दर्शन की तरफ जो है, मेरा झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो ये आंदोलन करते हुए हम एक तरफ जो है झुकते जाएंगे, उसका पलड़ा भारी होता जाएगा, है ना। और एक दिन जा करके वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, बसंत भैया बताइए। बहुत सुंदर। भैया एक प्रश्न था मेरा। हम्म। जैसे अभी आपने जो कहा या जो बात जो चर्चा चल रही है, तो जैसे पहले हमने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ी, उसमें कि एक तो अनकॉन्शियस पार्ट होता है और एक कॉन्शियस पार्ट होता है चेतना का। तो अब जैसे हमारे कोई एक्ट हैं जो अपने आप रिएक्शन आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। अभी जब हम कहते हैं कि हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है। और एक जो पार्ट अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियसली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो भैया ये पार्ट तो दोनों जीवन के ही हैं। जी भैया। तो भैया ये जो पार्ट है जो अनकॉन्शियसली एक्ट कर रहा है पीछे से, तो ये हमारे पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास और मान्यता ही है। ये जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस क्या है ना, हम हमारी जो स्थिति है वर्तमान, हमारा स्वयं के प्रति हमको पता ही नहीं कि हमारे संस्कार क्या है। हाँ, वही वही मैं कहना चाह रहा वही हूँ, तो, हमें जो पता ही नहीं हमको लगता अपने कहाँ से संस्कारों के बारे हमारे। में पता नहीं है, जब वो निकलता है तो हम कहते हैं ये अनकॉन्शियस हाँ माइंड का पार्ट है। जबकि वो हाँ हाँ अनकॉन्शियस कॉन्शियस जैसा सब कुछ हमारे में ही है, हमको ही अवेयर हाँ, नहीं है। वही। हाँ तो हाँ, वही बात। ये जब हम अवेयरनेस हमारे प्रति आ जाएगी ना, तो हमारे लिए अनकॉन्शियस और कॉन्शियस जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो बेसिकली फिर हम बहुत बड़े भ्रम में हैं, हमको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता हाँ हाँ, है ना। वही मैं हाँ वही पूछना चाह रहा था भैया मैं, तो मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में इसको कैसे देखा जाए भैया। मैं वही कह रहा हूँ ना भैया, हमको अपने बारे में थोड़ा सा भी अवेयरनेस नहीं है, है ना। कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारे में क्या विकार है, क्या पॉजिटिविटी है,
और जब परिस्थितियां बनती हैं तो जब उसमें प्रकट होता है तब हमको पता चलता था, अच्छा ये तो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में था। जबकि हमने यदि अपने मतलब जो अध्ययन करके हमने अपने मन वृत्ति चित्त को अध्ययन कर लिया, अपने को पहचान लिया, हमारे लिए क्या अब जो है अनकॉन्शियस रह गया या सब कॉन्शियस में रह गया? कुछ भी नहीं है सब कॉन्शियस में। नहीं भैया, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस में चल रहे हैं ना हम जैसे लोग, तो अभी तो उन्हें पता ही नहीं है क्या है। अब धीरे 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 ही पता लगेगा ये तो। चित्त में बेसिकली देखिए भैया, कई बार क्या होता है ना, एक दो चीजें हैं। एक जो बेसिकली क्या होता है, सूक्ष्म संस्कार होते हैं जो किसी परिस्थिति में वो प्रकट होते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं क्रोध। क्रोध जो है हम हमेशा कर रहे होते हैं ऐसा नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हमारे में वो क्रोध आवेश आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि यार मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। कोई और सिचुएशन हुई, मेरे अंदर ये विचार आया, मैं सोचता मेरे अंदर ये विचार क्यों आया। उस सब का जो रूट है, मेरे चित्रण में कुछ मान्यताएं हैं, वो हमको पता ही नहीं है। तो मुझे अपनी चित्त की स्थिति का पता ही नहीं है, वृत्ति की स्थिति का पता ही नहीं है, मन की स्थिति का पता ही नहीं है। मुझे अपने स्वयं के मन वृत्ति चित्त की जो स्थिति है उसका पता ही नहीं है। और जब वो प्रकट होता है तो हम बोलते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में था, अब देखो कॉन्शियस माइंड में आ गया। मतलब जब वो प्रकट होता है उसको कॉन्शियस बोलते हैं, और जब वो प्रकट नहीं रहता है, हिडन रूप, मतलब क्या कहते हैं, वो सुप्त अवस्था में रहता है, उसको सब कॉन्शियस माइंड में कहते हैं। तो जो सुप्त अवस्था है, जो क्या, जैसे अभी स्वप्न में भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसमें लगता है अरे यार ये कहाँ से देखा। वो सब कॉन्शियस माइंड का है क्या? भाई वो हमारे पूरा चित्त का ही पार्ट है। हमारा चित्त जो है वो बेसिकली एक सर यात्रा नहीं, कई सर यात्राओं से डेवलप होकर के हमारे जीवन की वर्तमान स्थिति है। तो हम वर्तमान में हैं क्या, हमारी चेतना का क्या स्तर है, मेरे चित्त की क्या स्थिति है, मेरी वृत्ति की क्या स्थिति है, मन की क्या स्थिति है, हमको ही नहीं पता है। हम स्वयं ही अपने लिए रहस्य हैं। दूसरा तो छोड़ दीजिए, हम अपने आप को अच्छे से जान पाए हैं क्या? क्या लगता है, जान पाए हैं? नहीं भैया। तो हमारे लिए हो गया ना वो हिडन, छुपा हुआ। वो जब भी वो प्रकट रहस्य होगा उसको बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड है। हम जागृति के पथ पर चलते हैं और हम अपने बारे में जितना अवेयर होने लगते हैं, हमारे लिए कुछ अब सबकॉन्शियस नहीं रहता। मुझे तो यही दिखता है भैया, मतलब मेरा जो अनुमान है यही दिखता है। अच्छा भैया, जैसे अब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्शियसली, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी तो मतलब चेतना के किसी, मतलब चित्त के किसी उससे ही बात कर रहे हैं हम आपस में। है ना। मतलब ये सब जो हम बात कर रहे हैं भैया, ये सब मिल करके हम इस पे जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उससे हमारे चित्त की कोई एक स्थिति बन रही है ना। जी भैया। मतलब हम जो भी बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, इसका कोई तो छाप चित्त पे पड़ रहा है ना, वृत्ति पे पड़ रहा है ना। बिल्कुल वो भैया। वो क्या छाप पड़ रहा है अपने को नहीं पता, हो सकता है ये 5 साल 4 साल बाद 10 साल बाद कहीं पर रिफ्लेक्ट होगा, उसको कहेंगे देखो ये सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। जबकि ये जो हम जो भी कर रहे हैं हर सेकंड, उन सब से हमारे जीवन की स्थिति में कुछ ना कुछ जो है वो परिवर्तन हो ही रहा है, चाहे विकास की ओर या ह्रास की ओर, निरंतर हो रहा है। हर व्यक्ति या तो विकास या ह्रास की ओर निरंतर गतिशील है। हम किसी 4 विषय 5 संवेदनाओं में यदि आस्वादन में यदि हम दग्ध हो रहे हैं, तो हम हमारे जीवन की कोई एक स्थिति बन ही रही है। क्या बन रही है? हमने जितना उसका आस्वादन किया, उसके आस्वादन की प्रबलता और बन जाएगी। अभी आप देखिए ना, ज्यादातर मैंने देखा कि जो 4 विषय 5 संवेदनाओं से अब जो दो दर्शन लिखेंगे ना, उनको फेसबुक व्हाट्सएप भी आस्वादन लाना पड़ेगा, ये 4 विषय 5 संवेदनाओं से। अभी आदमी का सब कॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है इसे पता नहीं होता है। आदमी जैसे ही खाली होता है, उसका पहला दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? क्या लगता है बताइए? मोबाइल। वो फेसबुक मोबाइल खोलो, व्हाट्सएप में क्या आया। देखना। देखिए उसको भी पता नहीं है, वो ऐसा लगता है ऑटोमेटिक उसका हाथ मोबाइल पे जाता है और वो व्हाट्सएप खुलता है।
बिल्कुल। वो तो ये नहीं हुआ इससे तो मतलब फेसबुक हमारे या लिंक्डइन वो खुलेगा, हम्म, वो नहीं हुआ तो यूट्यूब खुलेगा। हम्म। अब उसको लगता है कि यार वो नहीं कर रहा है, यार अपने आप हो जा रहा है। अपने आप क्यों हो जा रहा है? भाई उसने उस प्रवृत्ति को बनाया है, वो बना करके इतना गहरा हो गया है कि वो अब अपने आप ऑटोमेटिक जैसा होने लगा है, और ये आपको पता नहीं चलता है। तो भैया हमारे चित्त में मतलब बिना हमारी स्वीकार्यता के तो कुछ चीज प्रवेश नहीं कर सकती या कर सकती है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे हमें पता ही नहीं लगता कि हमने क्या स्वीकार लिया, क्या निर्णय ले लिया। भाई हमको कुछ भी पता नहीं है कि हमने क्या, हमारी स्थिति क्या है। हमने जो भी हमारे सोच विचार में आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, वो सब हमारा ही है। है ना भैया? हाँ, पर भैया जैसे आपने बोला अभी कि जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे तो मध्य दर्शन का कंटेंट अपने आप ही इस पे मतलब हावी होता जाएगा। तो ये यही देखिए, जो आदरणीय नागराज जी परंपरा से भिन्न कह रहे हैं। परंपरा जो है इन सारे संस्कारों से जीरो करके वो वहां समाधि तक पहुंचाने की बात कर रहा है। इच्छा विचार आशा को चुप करने की बात कर रहा है। उसी को मोक्ष की स्थिति मान रहा है, उसी को सर्वोच्च स्थिति मान रहा है। यहाँ पर जो आदरणीय नागराज जी हैं, ये इच्छा विचार आशा को चुप करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसको सहअस्तित्ववादी करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग है परंपरा से। मुझे आश्चर्य होता है कि वो काम, इच्छा विचार आशा को चुप करना, कितना कठिन रहा होगा, और शायद कितने कम ही लोगों को वो समाधि की स्थिति प्राप्त हुई होगी। बहुत ही कठिन रास्ता है, क्योंकि वो जो नियति विरोधी है, प्रकृति विरोधी है। प्रकृति ने हमको कल्पनाशीलता दिया है, हम उस कल्पनाशीलता को ही बंद कर रहे हैं। है ना? वो तो बहुत ही कठिन रहा होगा। तो जो इन्होंने दिया है सहअस्तित्ववादी अप्रोच, है ना, क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व स्वरूप है, तो अपनी कल्पनाशीलता को सहअस्तित्व अनुरूप करना, मुझे लगता है ये सबके लिए आसान है। इसलिए ये दर्शन जिनके पास भी पहुंच रहा है, वो सभी के सभी एक तरीके से साधक हो गए, सभी के सभी इस साधना में लग गए। आप हम सब जो है इस सहअस्तित्ववादी जो है, मतलब हमारी कल्पनाशीलता हो जाए, इसी के प्रयास में हम सब अध्ययन कर रहे हैं, हम जो संवाद कर रहे हैं सब इसी के अर्थ में, कि कैसे हमारी कल्पनाशीलता सहअस्तित्ववादी हो जाए। इसी के अर्थ में हम संबंधों को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, इसी के अर्थ में हम मूल्यों को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दर्शन अपने आप में मुझे एक अद्भुत लगता है, कि अस्तित्व सहज विधि से मानव के लिए जो एक रास्ता है वो दे रहा है। ये तो वो जो समाधि का रास्ता था, मुझे तो नहीं लगता है कि उसकी परंपरा बन सकती है, क्योंकि वो मतलब वो जो है वो नियति विरोधी ही लगता है। मतलब अस्तित्व में हमको कल्पनाशीलता प्रदत्त है, उस कल्पनाशीलता को ही हम शट डाउन कर रहे हैं। है ना भैया? नहीं भैया, जैसे देखा जाए मतलब श्रद्धेय नागराज बाबा जी ने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से और मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि मैं तो किसी और वजह से ही आया था, मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना बड़ी हाइट है इसकी। जो और अब मतलब पता भी नहीं चलता कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं अध्ययन। और ये बेशक लोगों को लगता होगा, पर आप खुद मतलब सोचने लगे यार, समाधि जैसी इतनी बड़ी हाइट को लेने के बाद भी उससे भी आगे की चीज हम इतनी आराम से बैठ के जो है हमें मिल रही है, तो ये तो बाबा जी की कृपा ही है। और उन्हें भैया नमन है, और आप सबको भी भैया। देखिए भैया, अभी ऐसा हमको पता नहीं चलता है कि कितना बड़ा काम हुआ है इस धरती पे, क्योंकि अभी हम बड़ा काम मानते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं, उससे मान के चलते जनबल कितना है। ये जीवन विद्या जो देखेंगे, मध्यस्थ दर्शन का जनबल बहुत कम लगता है, इसलिए लगता है कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। जबकि यदि हम ठोस रूप में देखें तो बहुत बड़ा काम हुआ है। इस धरती के, इस मानवीय परंपरा के अर्थ में देखेंगे, बहुत बड़ा काम हुआ है, कि जो कई मतलब वर्षों से, हजारों वर्षों से मानव जाति वो जो समाधि को लक्ष्य मान करके वो वहां पर अटका हुआ था, बाबा जी ने उससे आगे बढ़ा दिया।
समाधि से आगे जो है वो ऐष्णाओं में जीना, लोकेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा में जीना, ऐसी जगह पर समाज को लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा शिफ्टिंग का जो प्रयास हो रहा है, जो अभी वर्तमान में नहीं दिखता इतना प्रभावी, लेकिन मुझे लगता है कि ये धरती का सौभाग्य हुआ है और ये ठोस रूप से अभी स्थापित हो रहा है। आगे निकट भविष्य में 200 300 400 500 सालों में इसका प्रभाव दिखेगा। ये आदरणीय नागराज जी करते या कोई और किसी भी माध्यम से होता ही, और यदि इस माध्यम से भी नहीं हो पाया तो कुछ और होगा, कुछ और होगा ही होगा। जब तक इस धरती पे मानवीय परंपरा स्थापित नहीं हो जाती है, वो प्रयास चलता ही रहेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रयास, इस जो कहीं कई हजार सालों के बाद कोई एक नया दर्शन आया है, वो मध्यस्थ दर्शन है, जो बिल्कुल एक नए अभ्यास और लक्ष्य को इंगित कर रहा है। यदि हम इसको जितना अच्छे से समझ लेंगे, हमारे जीने में उतना ही आराम आ जाएगा, है ना। इसमें दर्शन को पढ़ करके उसमें अभ्यास करने से हमारी निष्ठा अपने आप बनेगी इस दर्शन के लिए। ठीक है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बहुत सुंदर है। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि आंदोलन हमारा होता रहेगा, है ना। हम कभी परिवार में ज्यादा करेंगे, समाज से जो प्रेरणा पाएंगे उसकी ओर, फिर दर्शन में भी आएंगे, दर्शन के लोगों से भी जुड़ेंगे, और फिर देखेंगे कि यार दर्शन के लोग भी तो वही करते हैं जो बाहर के लोग कर रहे हैं, फिर दर्शन को छोड़ देंगे। तो मुझे ये कहना है कि दर्शन के लोग भी वही करेंगे, क्योंकि वो कौन से उनका चेतना विकास हो गया है। मैं गलती नहीं करूंगा, ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं गलती नहीं करूंगा जीने में, मुझसे गलतियां होती ही हैं। अब यदि कोई, मैं यदि इस तरीके से, मतलब कोई मेरे से प्रेरणा ले ले, है ना, तो ये तो मेरा भी दोष है, उसका भी दोष है। तो अभी मुझे लगता है, जो अभी इस दर्शन को आधार बनाया जाए, दर्शन में जो लिखा हुआ है उसको जीने का प्रयास किया जाए, और वो देखा जाए हमको आराम देता है कि नहीं देता है। देता है तो दर्शन के प्रति निष्ठान्वित होकर रहा जाए, है ना। यदि हमको समाज से प्रेरणा नहीं मिल रही है, परिवार से नहीं मिल रही है, उसके उसमें होगा क्या, जैसे ही हमारे को समाज दुख देगा, परिवार दुख देगा, हम कुंठा निराशा द्वेष में ही जाएंगे, हम निगेटिविटी में ही जाएंगे। जब भी हम दुखी होते हैं, हम पॉजिटिविटी में नहीं जाते, नेगेटिविटी में ही जाते, लोगों के बारे में हम गलत ही सोचते हैं, तो हमारा ह्रास ही होता है। हमको पॉजिटिविटी तो ये दर्शन ही देता है। जैसे मैं तो देखता हूँ, मेरे को ये पॉजिटिविटी, ये जो आगे की दिशा, ये दर्शन ही दिखाता है, समाज नहीं दिखा पा रहा, परिवार नहीं दिखा पा रहा है। क्योंकि अभी समाज या परिवार में वो स्थिति नहीं बनी है। आज से 100 200 साल बाद हो सकता है कि हो जाएगा, तो वो दिशा परिवार से, समाज से भी दिखेगी। इसलिए इस दर्शन को पकड़ के रखा जाए। जो आपने कहा, मानव व्यवहार दर्शन को निरंतर जो है पठन किया जाए। एक बुक मानव व्यवहार दर्शन को भी हम लगातार पढ़ते हैं, हमको इससे हमेशा जो है निरंतर जीने की प्रेरणा मिलेगी। जी भैया। जी। और नहीं, कुछ? काम तो हम सब लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे आए हैं वो हम सब लोग बहुत जम के लगे इसमें, पढ़ने में, समझने में। और हर दिन एक एक, कहते हैं ना, पर्दा खुल रहा है, स्पष्टता का दर्शन हो रहा है। और जो अभी मैंने कहा ना कि हाँ, मेरे अंदर वो द्वेष का भाव है ना, मत्सर का भाव है, ईर्ष्या है, स्पर्धा है, ये अभी मैंने अपने ऊपर एक महीना बहुत ऑब्जर्वेशन किया, खुद के रिफ्लेक्शंस देखे मैंने अंदर से कि क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे अंदर से, किसके प्रति क्या। एक एक व्यक्ति को लेके, परिवार के, मैंने उसके बारे में सोचा कि मुझे इसके क्या ग्रज है, ये मेरे साथ कैसे व्यवहार करता है, मैं कैसी होती हूँ उनके साथ, ये बिहेवियर में। ये सारा मैंने जब किया तो पाया कि मेरे अंदर तो द्वेष है, मत्सर है, क्रोध है, विरोध है। सारा पर्दा फाश हो गया। तो पर बाहर से तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, इतनी भ्रमित अवस्था रहती है हमारी कि हमें लगता नहीं कि हम किसी को विरोध करें, हमें लगता नहीं कि हम किसी के स्पर्धा करें, कि हमको लगता नहीं। पर जब गहराई से 10 मिनट अपने साथ बैठ जाओ ना, अगर तबीयत से बिल्कुल, तो अंदर से हम क्या है, वो सारा, कहते, धरती उमड़ उमड़ के जैसे बाबा जी को पूरी दिखी ना, वैसे हमारे अंदर से भी दर्शन हो जाता है कि हम ओरिजिनल में क्या 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 बन चुके हैं अभी इस अवस्थाओं में जीते जीते, ये अमानवीय।
अमानवीयता इस यात्राओं में जीते, हम लोगों के साथ जीते वगैरह, ये जो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं रोज अपने स्वभाव में, उसको गहराई से मैं देख पाती हूँ अपने साथ। तो अभी इसलिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा कि नहीं, मुझे ये अब ये साइड में करना है, अब ये सब चीजें नहीं। मुझे अभी बाबा जी ने कहा है मानवता, मानव बनना है मुझे, मानवीयता में मुझे कदम रखना ही है। ये जो संकल्प हमने लिया है, निर्णय लिया है, उस पे बहुत तकलीफ हो रही है अंदर से पर कर रही हूँ मैं, लगी हूँ मैं, बिल्कुल निष्ठा से लगी हूँ कि ना उसमें, कि अब करना ही है, बस इसमें पदार्पण करना ही है, अभी बस जाना ही है इसमें किसी भी हालत में। कठिन तो है ना, संकल्प तो ले लिए, लेकिन सभी जो है अगल बगल वाले अमानवीय हैं, और उससे ठीक, लगता है यही तो कि ये ये अमानवीय लोग जो है मेरे को तो सब झेला दे रहे हैं, अब मेरे को जो है इनको झेलने के लिए खुद अमानवीय बनना ही पड़ेगा। हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं। तो हम वापस फिर से अमानवीय कार्य नहीं की नहीं, अब नहीं नहीं, अब जाते हैं। नहीं, अब आप बैक फुट पे तो नहीं आऊंगी मैं। जैसे आज आपने मुझे एक बहुत ही सुंदर एक सेंटेंस अभी जो आपने कहा था अभी, जो मैंने उसको लिख लिया है, कि मैं तो न्याय करूंगा, चाहे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मेरे साथ न्याय करे अथवा ना करे, है ना। मैं विश्वास पूर्वक जीऊंगी, चाहे सामने वाला मेरा विश्वासघात क्यों ना करे। ये उसकी हीनता है, तो उसकी हीनता के लिए फिर मेरे अंदर भी धीरता चाहिए कि उसको उस स्थिति से आगे की ओर कैसे ले जाऊं मैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है कि जब मैं धैर्यपूर्वक प्रस्तुत होती हूँ ना, तो वो गिल्ट में चले जाते हैं, वो भी मेरे लिए पीड़ादायक बन जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, उसको जैसे उसको पता चलता है कि अरे मैंने इसके साथ ऐसा किया है, मुझे तो पता ही रहता कि वो कर ही रहा है मेरे साथ जो भी विश्वासघात, परंतु जब उसको उस चीज का रियलाइजेशन हो जाता है, तो वो गिल्ट में जाता है। वो मुझे पसंद नहीं है कि वो गिल्ट में नहीं जाना चाहिए करके, क्योंकि मैं हार गई ना उस समय फिर तो, अगर मेरी वजह से कोई देखना गिल्ट चाहिए, में गिल्ट जा। का मतलब क्या है, सुधार ही प्रायश्चित है। यदि हाँ उसको ये दिखता है कि उसने गलत किया है और वो सुधार के लिए प्रेरित होता है, तो ये ठीक है, ये प्रायश्चित तो ठीक है। हाँ। तो होता क्या है कि वो मेरे से कट होने लगता है, फिर ये चीज गलत है ना, फिर ये चीज तो है ना, ये गलत होता है, हो जा रहा है। तो ऐसे मेरे अनुभव आए हैं मुझे इसीलिए तो मैं परेशान होती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छे से प्रस्तुत होती हूँ, विश्वास के साथ प्रस्तुत हो रही हूँ, और गलती तो सामने वाले से उसके अनुसार, वो उसको जब लगता है कि यार मैंने गलती की है इसके साथ, तो वो गिल्ट में जाता है। वो भी मुझे पसंद नहीं है, कि मैं नहीं चाहती कि वो गिल्ट में जाए। मेरे साथ तो अजीब टाइप की कंडीशंस तैयार होती भैया जी, क्या बताऊं सबके मैं आपको साथ कभी। है, देखिए, अभी सभी भ्रमित मानव एक दूसरे के साथ कैसे जी पाएंगे? सबको जो है जीने का, मतलब ये सब एक जो चीज है ना, हमको जीने की कला सीखनी पड़ेगी। थोड़ा हम दर्शन पढ़ेंगे, अपना कला को यूज करेंगे ना, तो कैसे जीना है, ये सब कला का पार्ट है, ये जीने की कला आ जाएगी मुझे लगता है। हम जी सोच रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं, अध्ययन करते रहे, मुझे लगता है इससे जीने की कला आएगी। मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को भी कोई बहुत सब लोग के साथ जीना आता है ऐसा नहीं है। मतलब कुछ करता हूँ, होता कुछ और ही है, फल परिणाम कुछ और ही आता है। तो ये बेसिकली जीने की कला को तो सीखना ही पड़ेगा, मैं भी सीख ही रहा हूँ। जी। है ना वो लोग वो? अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जबकि वो लोग ही मेरे साथ कुछ कर चुके रहते देखिए, हैं, अभी और अभी अपने अपने को साथ इतना ही है कि कर हमको पाते सुधार, हम अपने में सुधार चाहते हैं, इसके लिए हमेशा तत्पर रहें, हमको रास्ता दिखता रहेगा। हैं। जी हमेशा स्किल तत्पर रहे कि भाई मैं और क्या सुधर सकता हूँ, मेरे में और क्या परिमार्जन हो सकता है। हमेशा इसके लिए तत्पर रहें, है ना, उससे अपने में ये रास्ता दिखने लगेगा, ये जीने की कला अपने में डेवलप होने लगेगी। जी। है। हाँ, ये आना तो बहुत आवश्यक है जीने की कला, तभी मजा आएगा जीने में भाई तो जीने की कला तभी आएगी जब हम में जो है ये दिखे कि कमी हम में है और हमको सुधरना है। यदि हम्म। संबंधों में ये हो गया कि भाई हमको नहीं सुधरना है, सामने वाले को सुधरना है, तो जीने की कला नहीं आएगी। फिर वो आएगा, वो मैनिपुलेशन आएगा, वो हीनता रहेगा, मैनिपुलेशन ही है वो जीने की हाँ कला नहीं है। बिल्कुल। बढ़िया, बाकी लोगों से भी थोड़ा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आज क्लोज कर लेंगे। बताइए, और कोई कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा से? भैया यही वाली बात मैंने भी अच्छे से पकड़ी है कि सामने वाला अगर हमारे साथ विश्वास नहीं भी कर रहा, या वो धीरता के साथ प्रस्तुत नहीं भी है, तो भी मुझे न्याय के साथ बने रहना है। सामने वाले के विश्वास ना करने पर भी मुझे अपना विश्वास नहीं छोड़ना, मुझे विश्वास के साथ खड़े ही रहना है, और तभी न्याय होगा।
तभी धीरता होगी। ये मुझे बिल्कुल अपने में तो पूरा विश्वास करता है, खड़े रहना ही है, सामने वाला चाहे कैसे भी करे। है ना, क्योंकि बिल्कुल। सामने वाला जो विश्वास नहीं करता तो हम भी हिल जाते हैं। हम्म। तो मुझे नहीं हिलना, मुझे तो विश्वास कर खड़े ही रहना है। बिल्कुल, तो यही मेरे लिए सुखप्रद भी है। भैया ये तो सच है। जब हम्म, हम विश्वास करते हैं तो सुख में रहते हैं, विश्वास जैसे ही डगमगाता है हमें दुखी हो जाते हैं। और क्या। तो ये हम तो कल जो अपने, ये बात आई थी, कल तुमने बहुत अच्छे से जांचा। ये तो बिल्कुल सच है भैया। मतलब हम मतलब ये भी जो किए कि वो विश्वासघात करे या विश्वास करे, हम जो अपने में विश्वास में स्थापित रहे वो हमने आप पर ही जो है उपकार किया। हमने अपने ऊपर ही उपकार किया, हमने अपने आप को ही सुखी किया। विश्वासघात हम करके हम दूसरे पर जो है अविश्वास करके हम अपने आप को ही दुखी करते हैं। तो पहला उपकार तो हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं कि हम अपने आप को सुखी कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो दूसरा है कि हम उस दूसरे को सुखी कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। यही करना ही मुझे लगता है आप हम सब लोग यही कर ही रहे हैं। भैया आप मेरा एक प्रश्न बन रहा था। आप किन बच्चों को पढ़ा रही दीदी, ये मुस्लिम बच्चे सभी कौन से? भैया भैया मैं दिल्ली के एक स्कूल में ना वाइस प्रिंसिपल के पद पे हूँ, एचओएस भी हूँ। अच्छा। तो मेरे स्कूल में सारे ही बच्चे ना मुस्लिम हैं। इसका क्यों रीजन, मतलब क्या रीजन नहीं, सारे बच्चे? वो एरिया ऐसा, उस एरिया में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है अच्छा अच्छा। जहाँ मेरी पोस्टिंग है। मतलब मेरे पास 1500 बच्चे हैं तो 50-60 बच्चे ही हिंदू होंगे, बाकी सभी बच्चे अच्छा। मुस्लिम हैं। हम्म। और टीचर्स जो है मतलब समझ लो 10% मुस्लिम होंगे, बाकी सब हिंदू हैं। हम्म। तो मुझे उनको बार बार मोटिवेशन ये करना ही पड़ता है कि हमें तो इन बच्चों के साथ अच्छे से प्रस्तुत होना ही है। क्योंकि इनकी अगर मेंटेलिटी ठीक होगी तो आगे समाज में, क्योंकि एक समाज में एक भय तो है मुस्लिम संप्रदाय से, हिंदू संप्रदाय में मुस्लिम संप्रदाय से भय तो है कि ये लोग लड़ना चाहते हैं, ये ऐसा करना चाहते हैं, लड़ाई ये दंगे दोनों को दंगे दोनों से फसाद। भय है हाँ ना, दोनों हिंदू तो भी है मुस्लिम। भैया। तो उस चीज को वो मैं उनका बहुत भय ज्यादा ध्यान नहीं है। रखती हूँ। जी वो जी जी। समाज ने जो है उस मान्यता को ढोते रहने का भय है। समाज उस हम्म। मान्यता को ढो रहा है, बस और तो कुछ भी नहीं। वो भी तो मान्यता मेरे में जीना चाहते हैं, हम भी मान्यता में जीना चाहते हैं, इसकी ओर दोनों का ही ध्यान नहीं है। तो मेरे स्कूल का वातावरण तो भैया बहुत अच्छे से हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। मेरे मुस्लिम बच्चे सारे, लेकिन हम सारे हिंदू फेस्टिवल वो बच्चे सब अच्छे से मनाते हैं। उनमें से उन्हीं बच्चों में से कृष्ण भी बनते हैं, राधा भी बनते हैं, खूब डांस करते हैं। अब सरस्वती वंदना करते हैं सारे वही मुस्लिम बच्चे, तिलक भी समाज लगाते हैं। में जितना जितना और फैलाया हम गया है ना, उसके ठीक विपरीत है। हम्म। समाज में जितना घृणा द्वेष फैलाया गया है ना, आप जी यदि जी जी। प्रैक्टिकल आप अपना एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपको हम्म। ठीक उसके विपरीत मिलेगा। जी। है ना। तो बच्चों में तो कहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। पेरेंट्स में भले ही हो, बट बच्चे तो बिल्कुल वैसे ही बच्चे हैं जैसे सब बच्चे होते। वो तो कोई बड़े और प्रेम के उसके साथ साथ भी रहते हैं जीने सब। का मौका मिलेगा तो वो भी पता चलेगा कि भाई उनके साथ भी वैसा नहीं है। जी जी जी। आप कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ तो भैया मैं एक क्वेश्चन आना चाह रही थी, मतलब एक अंदर से क्वेश्चन आया कि मैंने मतलब जो मैंने सुना है वो मैं जस्ट क्यूरियस से रिलेटेड नहीं है, कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है। क्या ऐसा, मतलब मैं मध्य दर्शन के हिसाब से आप क्या समझते हो? मतलब क्या, किस तरह के कर्मों का फल, ये सोचना पड़ेगा ना। जैसे कई बार सुनते हैं ना, जैसे कई बच्चे बड़े दुखी हैं तो कहते हैं जिसके माँ बाप बड़े दुष्ट थे ना तो कर्म तो ये भी भोगेंगे। या फिर कई बच्चे बहुत ऐश और आराम कर रहे होते हैं, उनके माँ बाप बहुत अच्छे थे, भाई दया भाव मतलब समाज में भक्ति भाव वाले थे, ये थे, तो वो लोग कहते हैं अच्छे माँ बाप भी कितने अच्छे थे ना, इसलिए उनके कर्मों का फल बच्चों को मिल रहा है। मतलब ऐसी मैंने मान्यताएं सुनी है समाज में। ठीक है दीदी, मुझे तो जो लगता है ना कि देखिए कि हम जो हम जो भी भोग रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, उसका हम्म। मैं तो स्वतंत्र हूं नहीं। तो मेरे ऊपर वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है, तो मेरे सुख दुख का कारण मैं स्वयं और इंक्लूडिंग वातावरण भी है। और सबसे नियरेस्ट जो मेरा वातावरण है वो मेरा परिवार ही है, माता पिता ही है। जी तो जो जो मेरा वातावरण है, वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा ही, मैं वातावरण से इंडिपेंडेंट थोड़ी हो सकता हूँ। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। माता के प्रभाव से हम सुखी दुखी होते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माता पिता क्यों कहे, भाई मानव जाति जो है
ये कर रहा है, ये जो वायु पर जो भी है, एयर पॉल्यूशन हुआ है ना, ये सारा कुछ हुआ, इसमें पूरी मानव जाति को भोगना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अभी कुछ बच्चे जो हैं, ये जो बहुत सारे बच्चे जिनको लंग्स की बीमारी हो रही है ना, सांस की बीमारी हो रही है, वो किनके कर्मों का फल भोग रहे हैं? क्या कहेंगे उनको? कैंसर हो रहा है, कैंसर से बहुत सारे लोग मर रहे हैं ना, पेस्टिसाइड डाल करके जो खा रहे हैं, वो किनके कर्मों का फल भोग रहे हमारी हैं? पूर्व पीढ़ी हमारे साथ जिनकी जी रहे हैं उन्हीं की वजह से है। तो बेसिकली ये सभी हमारा जो है ना, ये कनेक्टेड ही है। भाई एक आदमी कैंसर से मर गया, उसको पता ही नहीं कि कैंसर हुआ कैसे, लेकिन अभी मोरलेस ये तो पता चल गया है ना कि ये जो खाने में इतना हमने पेस्टिसाइड और ये सब जो मिला दिया है, उसके कारण कैंसर हो रहा है, बढ़ रहा है, ये है कि नहीं? जी भैया। तो हम जो एक आदमी कैंसर से मरा, वो किसके कर्मों के फल के मारे? मान लेते उसने नहीं मिलाया तो भी, तो हमारा जो बेसिकली है ना, वो सब कनेक्टेड है जीना। सिर्फ माता पिता क्यों, पूरे समाज का मिल रहा है। अभी कोरोना हुआ, इतने लोग मर गए, वो किनकी कर्मों के फल से मरे? तो हम एक को क्यों देखें? ये पूरा समाज हमारा जीने का स्थल है, ये पूरा समाज हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी भैया। रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे हुए, वो किनके कर्मों का फल है? उस वर्ल्ड वार हुआ, उसमें जो है लाखों करोड़ लोग मारे गए, वो किनके कर्मों का फल है? तो बेसिकली ये हम इन जो कर्मों को सोच रहे हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, जबकि हम जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, हम समाज के पार्ट हैं। मेरा प्रभाव समाज पे, समाज का प्रभाव मुझ पे। समाज में देखेंगे तो उसके बहुत सारे हैं, परिवार से लेकर के विश्व तक, हर चीज का प्रभाव है हमारे ऊपर। तो हम सबसे कनेक्टेड हैं, इसलिए हमारे ऊपर सबका प्रभाव है, और मेरा प्रभाव सबके ऊपर है। जी भैया। वो पारदर्शिता वाला बात भी है। बिल्कुल। तो हम कर्मों का जो फल है ना, वो कर्म को हम थोड़ा एक इंडिविजुअल जैसा देखते हैं, वो इंडिविजुअल का संचित कर्म है, और वो बाहर से कुछ डिपेंडेंट है ही नहीं। जबकि मुझे लगता है इंडिविजुअल का कर्म क्या कहें, वो तो वही सब चीज से डिपेंडेंट है ना। क्योंकि हमारा कर्म अकेले में है ही नहीं, हम तो सबके एक संयुक्त रूप में कर्म कर रहे हैं। बहुत जो बढ़िया भैया। अच्छा किया भैया उसका भी तो हम एक तरीके से सुविधा, जो जितने इतने लोगों ने मेहनत की वो भी तो हम उसका आज इस्तेमाल कर ही रहे हैं। वहीं एक आविष्कार, आग का आविष्कार, बिल्कुल। तो जो तो खराब हम करेंगे वो भी हमें मिलेगा ही। दोनों, अच्छे का भी और खराब का भी, दोनों का हम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, दोनों का ही है भैया। बिल्कुल भैया, वैसा ही है। बढ़िया। और बहुत किन्हीं बढ़िया को, चीज़ है भैया। और किन्हीं को कुछ कहना हो बताइए, नहीं तो फिर रोक लेते हैं आज। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? भैया आपका मोबाइल नंबर चाहिए था। आ, अच्छा, 700 जी भैया। 4360 जी भैया। 460। वैसे लास्ट में 460। जी भैया। जी भैया। वैसे दीदी, वो जो हम लोग सभी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं ही, सबका है ही उसमें नंबर, वहां से भी ले सकते हैं जी दीदी, जी है ना? भैया जी।